मिश्राज आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सत्ता के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, सत्ता के बिना किसी भी संगठन को चलाया नहीं जा सकता। और जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन में सत्ता का वही महत्व है जैसा कि हमारे शरीर में आत्मा का। कहने का मतलब ये है कि अगर शरीर है और आत्मा नहीं है तो किस तरह का शरीर होगा और किस तरह व्यवस्था चलेगी, शारीरिक व्यवस्था। ठीक वैसे ही अगर हमने कोई संगठन बनाया है तो संगठन के भीतर काम किस तरह से होगा, आदेश कैसे दिए जाएंगे, उन आदेशों का पालन कैसे होगा और वो आदेश देने के तरीके क्या होंगे, ये सब कुछ निर्धारित होता है सत्ता से, ऑथोरिटी से। सत्ता एक तरह की नहीं होती है, सत्ता कई तरह की होती है और इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि संगठन में सत्ता का वही महत्व है जैसे कि शरीर में हमारी आत्मा का। आप टेक्निकल भाषा में यूं समझिए कि जैसे कि एक कंप्यूटर को चलाने के लिए जैसे हार्डवेयर की जरूरत होती है, ऊपर से दिखने वाला हार्डवेयर होता है और जो आपको दिखता नहीं है लेकिन कंप्यूटर उसी से चलता है, वो आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक वैसे ही संगठन में सत्ता जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है। कैसे? अब जैसे आप वर्तमान संदर्भ में, जैसे मान लीजिए इलेक्शन का टाइम है और आप एक कलेक्टर के कार्य प्रणाली को देखिए, तो कलेक्टर साहब जो है किसी भी जिले में, आप देखिए उनके पास कितनी सत्ता आ जाती है और वो सत्ता का जो उपयोग है वो अकेले नहीं करते हैं, उस सत्ता का वो प्रत्यायोजन करते हैं, डेलीगेशन करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को वो उस सत्ता को डेलीगेट कर देते हैं और कार्य को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। यानी कि किसी भी संगठन में सत्ता के कई रूप होते हैं। कुछ सत्ता औपचारिक होती है, औपचारिक सत्ता कहते हैं उसको, जो नियम कानून संविधान से प्राप्त होता है। कुछ सत्ता ऐसी होती है जो व्यक्तित्व से प्राप्त होता है, आपकी पर्सनैलिटी से। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप लोगों को आदेश देते हैं और वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ सत्ता चमत्कारिक भी होती है, यानी कि आप कुछ इस तरह के व्यक्तित्व हैं कि आपकी बात की कोई अवहेलना नहीं करता और लोग आपके पीछे चले आते हैं। इन्हीं सब विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, सत्ता जो है इसको अगर परिभाषित करने की बात करेंगे तो सबसे पहली परिभाषा आती है फेयोल की, हेनरी फेयोल। जैसा कि आप जानते हैं, सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसके पालन करवाने की शक्ति है। आदेश देने का अधिकार और उसके पालन करवाने की शक्ति को हम लोग सत्ता कहते हैं। दूसरी बात, कीथ डेविस कहते हैं, सत्ता निर्णय लेने यानी डिसीजन लेने और निर्णय लेने व आदेश देने का अधिकार है। सत्ता क्या है? तो निर्णय भी ले सकता है संगठन में और साथ ही साथ आदेश भी दे सकता है। कुल मिलाकर आप अगर एक पद सोपानवत संगठन की बात करें तो देखिए, ये एक छोटा सा चित्र है जो पद सोपान को प्रदर्शित करता है। यहां पर संख्या ज्यादा है, निचले स्तर पर संख्या ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे संख्या कम होती जाती है, लेकिन बढ़ता क्या है? सत्ता। यानी ऊपर बैठे व्यक्ति का, जो कि संख्या में बहुत कम है, उनके पास सत्ता बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यह हुआ कि पद सोपानवत संगठन में शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के पास सत्ता ज्यादा होती है, भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन जो निचले स्तर पर संख्या ज्यादा है लेकिन सत्ता कम होती है। अगर हम केवल सत्ता को चित्र में दिखाएं तो देखिए कैसे हो जाएगा। ये जैसे ना, ऊपर सत्ता का जो एरिया है ये बड़ा होता है, यानी संगठन में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सत्ता चौड़ा होते जाएगा, वाइड होते जाएगा, और जैसे जैसे संगठन में नीचे जाएंगे सत्ता क्या होता जाएगा? संकीर्ण होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। तो पद सोपानवत संगठन में सत्ता का स्वरूप इसी तरह का होता है। तो इन्हीं परिभाषाओं से अगर आप विशेषता देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाता है? सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन
ऊपर से नीचे की ओर होता है। सत्ता क्या है? एक प्रबंध की मैनेजरियल ऑथोरिटी है, यानी मैनेज करने का एक अधिकार है जिसको आप अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर सकते हो, उनको दे सकते हो कि भाई देखो मैं ये सत्ता आपको दे रहा हूं, लेकिन सत्ता आप जब भी किसी को देंगे साथ में कुछ उत्तरदायित्व भी देना पड़ेगा। कुछ उत्तरदायित्व यानी कि तात्कालिक उत्तरदायित्व, अंतिम उत्तरदायित्व नहीं। कभी भी जब प्रत्यायोजन की बात होगी, डेलीगेशन की बात होगी, तो अंतिम उत्तरदायित्व जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी व्यक्ति के पास होती है जिसके पास अंतिम सत्ता। तो जिसके पास अंतिम सत्ता उसी के पास अंतिम उत्तरदायित्व। तो लेकिन सत्ता को आप प्रत्यायोजित कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं काम को सुविधाजनक बनाने के लिए और संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। दूसरी बात, सत्ता निर्णय लेने और अधीनस्थों को कार्य सौंपने से भी संबंधित है। सत्ता क्या करता है? निर्णय लेने का काम करता है, डिसीजन लेने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में निर्णय लेने और जो सबऑर्डिनेट्स को काम सौंपना है उससे भी संबंधित है। तीसरा, उच्च स्तर पर सत्ता का क्षेत्र व्यापक होता है। जैसे कि यहां पर आपको दिखाया मैंने, हायर लेवल पे सत्ता का एरिया क्या हो जाता है? व्यापक होता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं सत्ता जो है वो संकीर्ण होता चला जाता है। कहने का मतलब एक जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी साहब के पास जो सत्ता होती है वो बड़ी सत्ता होती है, ज्यादा सत्ता होती है, लेकिन उसी संगठन में नीचे की ओर जाएंगे तो एक कांस्टेबल के पास बहुत कम सत्ता होती है। तो यही चीज होती है संगठन में। किसी भी संगठन में, जैसे किसी राज्य में, तो राज्य में क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी की सत्ता और वहीं पर आईएएस की सत्ता। अब कहने का मतलब है कि सत्ता जो है ना हर जगह एक समान नहीं होता है। संगठन के शीर्ष पर किसी भी संगठन में जाएंगे आप, वहां पर सत्ता ज्यादा होगी और जैसे जैसे संगठन में नीचे आएंगे सत्ता कम होती चली जाएगी। कोई भी संगठन अगर आप बनाते हैं और अगर वो एक औपचारिक संगठन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और आप ये सोचें कि सत्ता के प्रत्यायोजन के बिना हम काम चला लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक जिले संगठन में देखिए कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है तो एसपी सारा काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुछ काम डीएसपी को देना पड़ेगा। डीएसपी सारा काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुछ काम जो है इंस्पेक्टर को देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर सारा काम नहीं कर सकते, उन्हें कुछ काम सब इंस्पेक्टर को देना पड़ेगा। कहने का मतलब काम सौंपना एक पहलू है, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए आप क्या देते हो? सत्ता देते हो, यानी ऑथोरिटी देते हो। तो जब सत्ता देते हो तो साथ में क्या आ जाता है? थोड़ा उत्तरदायित्व भी आ जाता है, यानी काम, सत्ता और उत्तरदायित्व ये तीनों मिलकर किसी संगठन को चलाने में मदद करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सत्ता का प्रत्यायोजन अगर संगठन में न किया जाए तो संगठन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, सत्ता केवल एक ही प्रकार की नहीं होती है। सत्ता के कई स्वरूप होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे देखिए, अगर आप पद सोपान वाले संगठन में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है? पद सोपान वाले संगठन में संगठन के शीर्ष पर ज्यादा सत्ता, उससे नीचे उससे कम सत्ता, उससे नीचे कम सत्ता, और सत्ता क्या होता है? डेलीगेट कर सकते हैं, नीचे की ओर जा सकता है। यानी कि आप यहां पर जो सत्ता है वो कुछ सत्ता इनको दे सकते हैं, कुछ सत्ता इनको दे सकते हैं। इसको बोलते हैं लाइन ऑथोरिटी। क्या कहेंगे? लाइन ऑथोरिटी, यानी जो लाइन में जो ऑथोरिटी होती है उसको लाइन ऑथोरिटी कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी ऑफिस में कुछ एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, एडवाइजरी नॉलेज बहुत अच्छा रहता है। और जैसे यूपीएससी, अब यूपीएससी का काम क्या है भाई? लोक सेवा में भर्ती की परीक्षाएं आयोजित करना, अच्छे ढंग से योग्य कैंडिडेट का चुनाव करके और सरकार के विभिन्न विभागों को एडवाइस करना। अब इसमें क्या होगा कि अगर एडवाइजरी पावर जो है वो यूपीएससी के पास ज्यादा होगा। फिर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि भाई हमारा जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, अब केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना है, तो अब देखिए यहां पर वित्त आयोग कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपल्सिव
या कोई मजबूरी में सरकार को काम करने के लिए कहती है, वो क्या करती है, एडवाइस करती, सलाह देती कि आप कीजिए। लेकिन सरकार ज्यादातर सलाह को मान लेती है, ऐसा नहीं करती कि उनकी जो एडवाइस है उसको इग्नोर करे। क्यों? यहां पर स्टाफ अथॉरिटी काम करती है, मतलब इन संगठनों के पास कुछ तकनीकी ज्ञान ज्यादा है, विशेषज्ञता ज्यादा है, और जब इस तरह की सत्ता का उपयोग होता है तो उसे स्टाफ अथॉरिटी कहते हैं। तीसरा होता है फंक्शनल अथॉरिटी, क्रियात्मक सत्ता, जो टेक्निकल क्षेत्र में, अब मान लीजिए कोई टेक्निकल एरिया है, कंप्यूटर का फील्ड है, अकाउंटिंग का फील्ड है। अब जो अकाउंटेंट है, उस अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का विशेष ज्ञान है, और अगर वो अकाउंटिंग के विशेष ज्ञान के आधार पर कुछ एडवाइस दे रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो जो उसकी सत्ता, यानी उसकी बात को जो आपको माननी पड़ेगी, वो फंक्शनल अथॉरिटी हो गई। यानी काम करते हुए काम की विशेषज्ञता के आधार पर जो सत्ता होती है वो क्रियात्मक सत्ता है। जो एक स्टाफ की, यानी कि स्टाफ की विशेषज्ञता के कारण, स्पेशलाइजेशन के कारण, एडवाइजरी पावर के कारण जो सत्ता होती है वो स्टाफ अथॉरिटी। और पद सोपान वाले संगठन में जिस तरह से सत्ता का क्रम से उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं लाइन अथॉरिटी। अब बात आती है कि यह सत्ता का स्रोत क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर सत्ता लोगों के पास किन किन तरीकों से आती है, कौन कौन से वो सोर्सेज हैं। नंबर 1, पहला सोर्स को हम लोग कहते हैं फॉर्मल अथॉरिटी। अगर किसी भी संगठन का एक बायलॉज है, नियम कानूनों का एक संग्रह है, जैसे मान लीजिए भारत एक देश के रूप में, भारत का सबसे बड़ा कानून का स्रोत क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रधानमंत्री की सत्ता, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महोदय की सत्ता, राज्यों में राज्यपाल महोदय की सत्ता, मुख्यमंत्री की सत्ता, यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारियों तक को काम करने की जो सत्ता प्राप्त होती है उसके लिए हमारा संविधान और संविधान के आधार पर बनाए गए कानून, ये हमारे फॉर्मल अथॉरिटी का स्रोत होता है। ये नियम कानून और संविधान से प्राप्त होने वाली सत्ता को हम लोग फॉर्मल अथॉरिटी कहते हैं। दूसरी चीज जो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा हटके है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस थ्योरी। कुछ विद्वानों का यह मानना है सत्ता तब तक सत्ता नहीं होगी जब तक सबऑर्डिनेट्स उसे स्वीकार नहीं कर लेते हैं। अगर हमने कोई आदेश दिया और आपने उसे माना ही नहीं तो वो सत्ता ही नहीं है। ऐसे भी कुछ विद्वान हैं जो अधीनस्थों के द्वारा सत्ता को स्वीकार करने के बाद ही सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब है ऐसे विद्वानों में दो बड़े नाम हैं, एक साइमन और दूसरे बर्नार्ड। साइमन और बर्नार्ड एक्सेप्टेंस थ्योरी को ज्यादा महत्व देते हैं और इस तरह से वो अधीनस्थों को की ओर देखते हैं कि अधीनस्थ अगर आदेश को मान रहे हैं तभी वो सत्ता वैलिड होती है। और तीसरा होता है कॉम्पिटेंस थ्योरी, यानी सक्षमता विचारधारा। अगर कोई बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े जानकार हैं किसी विषय के बारे में, उनको किसी की जरूरत नहीं है, न तो फॉर्मल की जरूरत है न एक्सेप्टेंस की जरूरत है। उनकी क्षमता ही इतनी ज्यादा है, उनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि लोग स्वतः ही उनकी बातों को सुनते हैं, उनके आदेशों को मानते हैं। इसके लिए किसी नियम कानून या संविधान की जरूरत नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं या ऐसी जो विचारधारा होती है जिसके अंतर्गत लोग किसी व्यक्ति की योग्यता और गुणों के कारण उसके आदेश को स्वीकार करने लग जाते हैं, उसको हम कॉम्पिटेंस थ्योरी के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत तीन तरह की विचारधारा हमारे पास आती है। तीन तरह की विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे। एक है हम मैक्स वेबर के बारे में, दूसरा मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में और तीसरा चेस्टर बर्नार्ड के बारे में। अब बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अगर इसको आपने समझ लिया तो सत्ता की विचारधारा भी आप समझ जाएंगे। देखिए मैक्स वेबर क्या कहते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि सामान्यतः प्रशासन में या संगठनों में तीन प्रकार की सत्ता होती है। पहली वो जिसे हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी किसी परंपरा से चला आ रहा है, जैसे कि किसी फैमिली में, अगर फैमिली में जो सबसे बुजुर्ग हैं अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो सबको मानना है,
ये क्या है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी, परंपरा से चला रहा है। बहुत से ऐसे गांव हैं अभी भी, भले ही पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई, 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव मिलेंगे, अगर गांव में कोई बुजुर्ग व्यक्ति या सम्मानीय व्यक्ति कोई है और अगर ये परंपरा है कि उनकी बात भाई माननी है हमको, तो उनकी बात सब लोग मानेंगे। अगर उन्होंने कोई बात कह दी, कोई फैसला दे दिया, तो चाहे जो भी हो वो जरूर माना जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ऑथोरिटी किसी परंपरा पर आधारित है, ट्रेडिशन पर आधारित है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। कुछ ऑथोरिटी ऐसी होती है जिसे हम चमत्कारिक सत्ता कहते हैं, कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी। कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी का मतलब ये होता है कि लोग ये मानते हैं कि इनके अंदर कोई करिश्मा है, इनके अंदर कोई अद्भुत गुण है। महात्मा गांधी भाषण देने खड़े होते थे, हजारों लोग बिना बुलाए लाखों लोग पहुंच जाते थे। कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी, उनके व्यक्तित्व से लोग इतने प्रभावित होते थे कि लोग बिना बुलाए पहुंच जाते थे और उनके कहे अनुसार काम करने लगते थे। कहने का मतलब अगर उन्होंने एक नारा दे दिया करो या मरो, तो लोग उसमें शामिल हो जाते थे। ऐसे भी बहुत सारे कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी वाले लोग हमारे देश में हुए हैं। तो ऐसी सत्ता जो किसी करिश्मा या विशेष गुणों के कारण लोगों को प्रभावित करती है, कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी कहलाती है। और मैक्स वेबर एक तीसरी ऑथोरिटी की बात करते हैं जिसे लीगल ऑथोरिटी कहते हैं, वैधानिक सत्ता। ये जो संगठनों में जो नौकरशाही संगठन होता है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वही है लीगल ऑथोरिटी। एक कलेक्टर के पास कहां से सत्ता आती है? एक डिप्टी कलेक्टर, एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, एक डीएसपी, एक एसपी के पास जो कानूनी सत्ता है ना, जो कानून से उन्हें मिला है, संविधान से उनको मिला है, वही है लीगल ऑथोरिटी। और इसी लीगल ऑथोरिटी के आधार पर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन या यूं कहें कोई औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो ये तो हो गई बात मैक्स वेबर की। अब दूसरा, मैरी पार्कर फॉलेट। इनकी विचारधारा भी काफी अच्छी है, मजेदार है। मैरी पार्कर फॉलेट कहते हैं कि भाई देखो, आप ऑथोरिटी यानी अधिकार किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करोगे तो यह सही नहीं है, बल्कि कोशिश यह करनी चाहिए कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं लोग उसे सहर्ष स्वीकार करें, माने। इसके लिए आपको परिस्थिति यानी सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। और इसीलिए दो चीजें हैं। मैरी पार्कर फॉलेट की विचारधारा को कहते हैं लॉ ऑफ सिचुएशन, यानी कि परिस्थिति का नियम। यानी जो लीडर है, यानी जो आदेश देने वाला व्यक्ति है, उसको परिस्थिति ऐसी क्रिएट कर लेनी चाहिए, सिचुएशन ऐसी बना देनी चाहिए कि लोग स्वतः ही सत्ता को स्वीकार कर लेंगे। सत्ता स्वीकार करने का मतलब है आदेश को स्वीकार कर लेंगे। इसको डीपर्सनलाइजिंग द ऑर्डर्स भी कहते हैं। डीपर्सनलाइजिंग द ऑर्डर्स का मतलब यह हुआ कि जो ऑर्डर दिया जा रहा है, जो आदेश दिया जा रहा है, यह किसी व्यक्ति के द्वारा थोपने की घटना नहीं है, बल्कि स्वतः ही परिस्थिति बस आप उस आदेश को मानते हैं। और इसीलिए मैरी पार्कर फॉलेट कहती हैं ऑथोरिटी बिलोंग्स टू द जॉब स्टेज विथ द जॉब। जो ऑथोरिटी होती है, सत्ता होती है, वो काम के साथ ही जुड़ा होता है। जिसके पास काम है उसी के पास सत्ता है, यानी कि काम के साथ सत्ता जुड़ी होती है और काम के साथ ही, कार्य के साथ ही, वर्क के साथ ही सत्ता बनी रहती है। यानी अगर आपके पास काम है, अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको सौंपा गया है, तो सत्ता स्वतः ही आपके पास आ जाएगी। उसके लिए कोई अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैरी पार्कर फॉलेट के ये तीन विचार, पहला लॉ ऑफ सिचुएशन, दूसरा डीपर्सनलाइजिंग द ऑर्डर्स और तीसरा ऑथोरिटी बिलोंग्स टू द जॉब स्टेज विथ द जॉब, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसके बाद चेस्टर बर्नार्ड की विचारधारा। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि कोई व्यक्ति आदेश को क्यों स्वीकार करता है? आदेश जब तक व्यक्ति के द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए
तब तक वो आदेश सत्ता के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। यह जरूरी है कि आदेश को स्वीकार किया जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति आदेश को स्वीकार क्यों करेगा? जब उसका माइंड, यानी कि आदेश को स्वीकार करने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क, उसका माइंड जोन ऑफ इनडिफरेंस में होगा, उदासीनता के क्षेत्र में होगा। और यह उदासीनता का क्षेत्र कब बनेगा? उदासीनता का क्षेत्र बनने की 4 कंडीशन होती है। जब आप आदेश दे रहे हो तो ये आप देखिए कि क्या वो व्यक्ति आदेश को पूर्ण रूप से समझ पा रहा है। दूसरा, जब आप आदेश दे रहे हो तो ये सोचिए कि कहीं वो आदेश संगठन के प्रतिकूल, अपोजिट तो नहीं है, यानी कि आदेश संगठन के नियमों के अनुकूल है। आदेश पूरी तरह से आदेश को मानने वाले व्यक्ति को समझ में आ रहा है। और तीसरा, आदेश उसके निजी हितों के अनुकूल हो। अगर कोई आदेश दिया जा रहा है और व्यक्ति का उसमें फायदा है, जिसको आप आदेश दे रहे हो उसको लग रहा है ये तो मेरे इंटरेस्ट का है, इससे तो मेरा फायदा है, वो आसानी से आपके आदेश को स्वीकार करेगा। और चौथा, मानसिक शारीरिक रूप से पालन करने में समर्थ हो। अगर वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से पालन करने में समर्थ है तो भी आपका आदेश वो आसानी से स्वीकार कर लेगा। और इसे ही हम कहते हैं उदासीनता का क्षेत्र। यानी कि उदासीनता का क्षेत्र संगठन का वो कंडीशन है जब आदेश स्वीकार कर लिए जाते हैं। अब बात आती है साइमन की, क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया था कि 2 ऐसे विचारक हैं, एक बर्नार्ड और दूसरे साइमन। इन दोनों विद्वानों का यह विचार है कि कोई भी आदेश तभी सत्ता बनती है, कोई भी सत्ता तभी सत्ता होती है जब उसे अधीनस्थों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो बर्नार्ड ने तो जोन ऑफ इंडिफरेंस बताया, उदासीनता का क्षेत्र बताया, लेकिन हर्बर्ट साइमन ने क्या बताया? हर्बर्ट साइमन की थ्योरी को स्वीकृति विचारधारा कहते हैं। हर्बर्ट साइमन की थ्योरी को एक्सेप्टेंस थ्योरी कहते हैं, यानी कि स्वीकृति विचारधारा। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके आदेश को क्यों मानेगा? इसलिए मानेगा कि वह आप पर विश्वास करता है, ही बिलीव्स ऑन यू। कोई भी व्यक्ति आपके आदेश को इसलिए मानेगा क्योंकि आदेश में एक रूपता है, यूनिफॉर्मिटी है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ और व्यवहार किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ और आदेश या व्यवहार किया जा रहा है। तो ये अगर अलग अलग होगा तो व्यक्ति डाउट करेगा और आदेश को नहीं मानेगा। लेकिन अगर एक रूपता है, यूनिफॉर्मिटी है, सबके साथ बराबर व्यवहार हो रहा है, आदेश को आसानी से स्वीकार करेगा। तीसरा कारण होता है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल प्रेशर। यानी कि व्यक्ति 3 वजह से किसी भी आदेश को स्वीकार कर लेता है। कभी कभी सामाजिक कारणों से, सामाजिक परिस्थिति ऐसी है कि अगर वो आदेश को नहीं माने तो लोग बोलेंगे अरे ये कैसा आदमी है, देखो इस आदेश को नहीं मान रहा है, इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, ये तो गलत बात है। कभी कभी इकोनॉमिक रीजन से, अगर आपको लगता है कि इससे मेरा आर्थिक फायदा है तो भी आप आदेश को मान लेंगे। और कभी कभी पॉलिटिकल, राजनीतिक कारणों से कि इससे मेरा राजनीतिक लाभ है या इससे मेरे अधिकारों में वृद्धि होगी, आप आदेश को मान लेते हैं। और चौथा होता है वैधानिक कारणों से। अगर आपको लगता है कि आदेश का पालन नहीं करने से कोई वैधानिक कार्यवाही हो सकती है, अगर आपको लगता है कि आदेश का पालन नहीं करने से जो है ये कोई गैर संवैधानिक काम हो जाएगा, तो भी आप आदेश को मानने लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि हर्बर्ट साइमन ये कहते हैं कि कोई भी आदेश जब स्वीकार कर लिया जाता है, और स्वीकार करने के ये 4 आधार होते हैं, विश्वास, एकरूपता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दबाव और वैधानिक। इन 4 आधारों पर, चाहे वो किसी एक आधार पर हो या चारों आधार पर हो, जब आदेश को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि यह स्वीकृति विचारधारा है। फिर बात यह आती है कि क्या यह सत्ता की कुछ लिमिटेशन है? कोई जरूरी है कि हर समय सत्ता को स्वीकार ही कर लिया जाएगा? नहीं, इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? तो देखिए, कभी कभी सत्ता
इसलिए स्वीकार नहीं किए जाते क्योंकि कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस होते हैं। अब भाई किसी व्यक्ति को आपने बोला कि तुम कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम बना दो और उसे कंप्यूटर का लैंग्वेज ही नहीं आता, उसे कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है, अब वो आपके आदेश का कैसे पालन करेगा? यह है टेक्निकल लिमिट। यानी सत्ता को स्थापित करने के लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कोई टेक्निकल बाधा तो नहीं है, कोई टेक्निकल समस्या तो नहीं है, नहीं तो आप आदेश दोगे और पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कभी कभी जो है सत्ता को स्थापित करने में टेक्निकल लिमिट जो है एक समस्या खड़ी हो जाती है। फिर कुछ दूसरी बाधा, लीगल लिमिट। लीगल लिमिट का मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई गैर कानूनी आदेश दोगे और अगर सामने वाला व्यक्ति बोलेगा नहीं ये तो गैर कानूनी, हम इसे नहीं मानेंगे, तो आप उसे जबरदस्ती नहीं मनवा पाओगे। ये हो गया लीगल बाउंड्री यानी लीगल लिमिट। तीसरा क्या हो गया? तीसरा है इकोनॉमिक लिमिट। अब किसी के पास 5,000 रुपए नहीं है और आप उसे बोलोगे तुम 10,000 रुपए का सामान खरीद के ले आओ और तुमको उधारी कोई देगा भी नहीं, तो वो कैसे खरीद के लाएगा? आपका आदेश वहां भी गड़बड़ा जाएगा। तो यहां पर आ जाता है इकोनॉमिक लिमिट। चौथा होता है बायोलॉजिकल लिमिट, जैविक सीमा। अब अगर कोई व्यक्ति 100 मीटर वो 20 सेकंड में भी नहीं दौड़ सकता और आप उसे बोलोगे कि भाई उसेन बोल्ट की तरह तुम 9 सेकंड में दौड़ के दिखाओ, 10 सेकंड में दौड़ के दिखाओ, कैसे दिखाएगा? बायोलॉजिकल लिमिट है ना, उसकी शारीरिक क्षमता ही नहीं है कि वो ऐसा कर सके, तो ये भी एक समस्या होती है, बायोलॉजिकल लिमिट। और एक होता है प्राकृतिक सीमा यानी नेचुरल लिमिट। अगर आपने कोई आदेश दिया और उस समय प्राकृतिक रूप से परिस्थिति वैसी नहीं है कि काम को पूरा किया जा सके, तो वहां भी सत्ता स्थापित नहीं हो सकेगी। इसीलिए आदेश देते समय इन परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है। कुल मिलाकर कोई भी आदेश सत्ता के रूप में स्थापित हो सकती है कई अलग अलग कारणों से। कई बार सत्ता इसलिए स्थापित होती है क्योंकि उसका कुछ ट्रेडिशन बना हुआ है, कई बार सत्ता इसलिए स्थापित होती है क्योंकि कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व के प्रभाव में है। लेकिन प्रशासन में जिस सत्ता का उपयोग होता है वो लीगल ऑथोरिटी होता है, यानी कि वैधानिक सत्ता होता है। और इसी वैधानिक सत्ता को ह्यूमैनिटेरियन और व्यवहारवादी कसौटी पर कसने का काम बर्नार्ड और साइमन ने किया कि भाई आप सत्ता स्थापित करना चाहते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखें कि लोग उसे स्वीकार करें, जिसको एक्सेप्टेंस थ्योरी साइमन ने कहा। बर्नार्ड ने उसे जोन ऑफ इंडिफरेंस के रूप में परिभाषित किया और मैरी पार्कर फॉलेट ने एक अलग दृष्टिकोण से उसे संबोधित किया, जिसको हमने कहा कि ये लॉ ऑफ सिचुएशन है। कुल मिलाकर ऑथोरिटी के इस टॉपिक के साथ साथ हम अगली क्लास में आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपसे संभव हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमसे जुड़ने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।